इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो जेनेटिक फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने के लिए। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि करीब 400 के आसपास जो है बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं उनका जो संबंध है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के डेवलपमेंट से है। तो ये जो जीन्स जो हैं ये सभी के बॉडी में होते हैं, और कुछ इनमें अलग वेरिएंट होने की वजह से या उनमें कुछ म्यूटेशंस होने की वजह से जो शरीर के अंदर जो एबनॉर्मल तरीके से जो बदलाव होते हैं, तो अंदरूनी बदलाव होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने का जो रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जब वोम में जो फीटस जब डेवलप होता है उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो उस समय भी जो जीन्स हैं इनके इंस्ट्रक्शन से जो है बीटा सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कितने मात्रा में और कितना जो है पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स डेवलप होना है। तो कुछ जीन्स के कारण क्या होता है कि जन्म के साथ ही जो जो नया बेबी है तो उसमें जन्म से ही बीटा सेल्स कम होते हैं, जिस वजह से आगे चल करके अगर ब्लड में ग्लूकोज अगर कॉन्स्टेंट तरीके से अगर हाई होता है, तो ये क्या करते हैं कि कम होने की वजह से क्या होता है कि वो जल्दी फेल हो जाते हैं, मतलब कि वो जल्दी ही काम करना बंद कर देते हैं। या फिर जो जीन्स होते हैं, तो जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं तो उनका डिपोजिशन कहाँ होना चाहिए, मतलब कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए, ये जीन डिसाइड करते हैं कि वो स्किन के बीनीथ स्किन के अंडर हो सबक्यूटेनियस फैट या फिर जो विसरल ऑर्गन्स है उनके अराउंड हो। तो अगर फैट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अगर स्किन के अंडर होता है तो वो सेफ होता है, मतलब कि वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता है। और यही अगर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर विसरल ऑर्गन के अराउंड अगर होता है तो ये क्या करते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट और जो लीवर है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन और बीटा सेल्स डैमेज इस तरह का जो है एबनॉर्मलिटी क्रिएट होता है, और जिसका रिजल्ट जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के हम कुछ इम्पोर्टेंट जीन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से जो है नॉर्मल में क्या काम करते हैं, और उनके अगर वेरिएंट मौजूद होते हैं तो वो क्या उसमें चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्रिएट करता है जीन, उसका नाम है TCF7L2। ये सबसे इसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायबिटिक जीन हम बोल सकते हैं। नॉर्मल केस में क्या करता है कि ये जो बीटा सेल्स है इसके सर्वाइवल में हेल्प करता है, मतलब कि अगर ये नॉर्मल तरीके से अगर काम करे तो जो बीटा सेल्स का जो लाइफ है ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और यही अगर उसका वेरिएंट अगर मौजूद होता है तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो बीटा सेल्स जो है वो जल्दी ही डाई होने लगता है और उसका सर्वाइवल जो है वो कम हो जाता है। यही TCF7L2 जीन जो है ये क्या करता है कि जब ब्लड में ज़्यादा मतलब कि ग्लूकोज होने की वजह से या फिर जब बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा जब डैमेज हो जाते हैं या डाई होने लगते हैं किसी कारण से, तो ये रीजनरेशन का भी काम करता है। और अगर ये इसका अगर वेरिएंट मौजूद होता है तो या इसका वीकर फॉर्म मौजूद प्रेजेंट होता है तो वो ये काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है कि रीजनरेशन नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ ये काम कर क्या करता है कि ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड में कुछ जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्लड में इंसुलिन का जो मात्रा है वो अचानक से ज़्यादा होना पड़ता है, ताकि ब्लड में जो ग्लूकोज का स्पाइक है, जो ग्लूकोज का जो अधिकता है उसे कम किया जा सके। तो
ये TCF7L2 जो है ये क्या करता है कि ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के बाद ये इंसुलिन का रिलीज में सिक्रीशन में हेल्प करता है। और अगर इसका उल्टा अगर ये वेरिएंट अगर इसके वेरिएंट मौजूद हो उसमें मतलब कि इसका विकल्प मौजूद प्रेजेंट हो तो क्या हुआ कि जब हम खाना खाते हैं तो ये मतलब कि स्ट्रॉन्ग तरीके से और बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट नहीं करवा पाता है। ये बहुत कम मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन होता है जिस वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा ही रहता है। तो हम देखते हैं तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि TCF7L2 क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है इन सारे फंक्शंस को, जैसे कि बीटा सेल सर्वाइवल हो गया, इंसुलिन का सिक्रीशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। मतलब कि अगर ये नॉर्मल तरीके से काम करे तो जो बीटा सेल्स है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं और उस वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो रिस्क है वो कम होता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये इंसुलिन का सिक्रीशन कंट्रोल करता है। खाना खाने के बाद मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में जो स्ट्रांगली तरीके से इंसुलिन का सिक्रीशन होना चाहिए तो उसमें भी ये कंट्रोल उसका भी ये कंट्रोल करता है। साथ में ये रीजनरेशन को भी कंट्रोल करता है। और यही अगर जीन जो है अगर इसका वेरिएंट अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। तो जिस वजह से इंसुलिन का अगर सिक्रीशन कम हुआ तो बहुत खाना खाने के बहुत समय के बाद तक भी क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा रहता है। और साथ ही जब इसका वेरिएंट की वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स का जो सर्वाइवल है वो कम हो जाता है, मतलब कि वो कम ही समय में डाई करने लगता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो कंडीशन है वो अराइज होता है। ये था सबसे स्ट्रॉन्ग इसको मतलब कि अगर ये जो जीन है तो इसे हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डायबिटिक जीन कह सकते हैं कि जितने भी अगर इस तरीके का वेरिएंट इसके मौजूद होते हैं तो इसमें जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो चांसेस होता है वो 40 से 80% हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे सबसे पहले देखा कि ये सबसे मोस्ट मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है सबसे। दूसरा हम देखते हैं
तो PDX1 जो जीन है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है कि जब वोम्ब के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, जब ऑर्गन्स बनते हैं, तो उस समय जब बीटा सेल्स जब बनते हैं तो जो जीन उसमें हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में, बीटा सेल्स के फॉर्मेशन में, तो वो PDX1 होता है। तो अगर इसके अपोजिट अगर PDX1 के अगर वेरिएंट अगर मौजूद होते हैं तो जो बीटा सेल का जो फॉर्मेशन है वोम के अंदर तो उतना डेवलप नहीं हो पाता है और वीक होता है। उस वजह से क्या होता है कि जो बेबी जो पैदा होगा तो वो बर्थ से ही क्या होता है कि उसमें बीटा सेल्स का जो नंबर से वो कम होता है। तो ये इसका पहला फंक्शन था। ये तो इसका बर्थ के समय फंक्शन था। जब जन्म के बाद और लाइफ में आगे मतलब कि एडल्ट हम कह सकते हैं तो उस समय क्या करता है कि ये बीटा सेल्स को ये भी सर्वाइवल के जैसा फंक्शन करता है, मतलब कि ये भी मेंटेन करके रखता है। और अगर इसका वेरिएंट मौजूद हो तो ये जो इसका सर्वाइवल है वो भी ये भी कम हो जाता है। तो इट मेंटेन्स बीटा सेल्स इन एडल्ट्स। और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन होता है रीजनरेशन का। मतलब इसका भी फंक्शन कुछ कुछ मिलता जुलता है। जो पहला हमने पढ़ा तो जो TCF7L2 जो जीन था तो उससे इसका भी फंक्शन कुछ मिलता जुलता है, मतलब कि वो भी सर्वाइवल में इसका रोल था और इसका भी जो है ये भी मेंटेन करता है, मतलब कि इस ये अगर नॉर्मल तरीके से अगर काम करता है तो वो बीटा सेल्स जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। और पर इसका जो सबसे मेन जो फंक्शन है तो वो ये है कि ये बर्थ के समय जब वोम में फीटस का जब डेवलपमेंट होता है तो उस समय क्या करता है कि बीटा सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो अगर ये ना रहे, इसके एब्सेंस में क्या होगा कि जो बीटा सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं, बीटा सेल्स जो है वो होंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा इसका रोल है इसमें। हर नंबर में हम दो ऐसे इम्पोर्टेंट जीन्स के बारे में देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, पर उनमें से एक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है और एक थोड़ा वीक करता है, पर काम दोनों करते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो अचानक से ज़्यादा हो जाता है, जिसे ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। तो उसे कम करने के लिए जो बीटा सेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं और स्ट्रांगली तरीके से और जल्दी करते हैं। तो उसमें हेल्प करते हैं दो हार्मोन्स। वो दो हार्मोन्स हैं GLP-1 एंड GIP-1। ये दोनों जो हार्मोन्स हैं वो इंटेस्टाइन से सीक्रेट होते हैं और जब ये सीक्रेशन के माध्यम से और जब ये बीटा सेल्स पर जाकर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं GLP-1R एंड GIP-1R, तो उनसे जब ये बाइंड होते हैं तो जो बीटा सेल्स होता है वो ज़्यादा मात्रा में, हेवी मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो ये दोनों रिसेप्टर्स और ये दोनों हार्मोन्स मिलकर क्या किए कि ये बूस्ट कर दिए जी GLP-1R एंड GIP-1R जो है ये बूस्टर हार्मोन्स हैं। ये बूस्ट कर देते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन को। तो हम जो जिन के बारे में बात कर रहे हैं GLP-1R एंड GIP-1R, ये क्या करता है कि ये दोनों जो रिसेप्टर्स है पेनक्रियास के बीटा सेल्स के सरफेस पे तो
इनको ये बनाने का काम करता है। और नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब इन रिसेप्टर्स से ये दोनों हार्मोन्स जो हैं वो जब बाइंड होते हैं तो ये बूस्ट कर देते हैं इंसुलिन के सिक्रीशंस को। और उस वजह से क्या होता है कि जो अचानक से ब्लड में ग्लूकोज का जो स्पाइक था वो डाउन होने लगता है। और दूसरे इसके अपोजिट हम देखें कि जब ये GLP-1R एंड GIP-1R के जो जीन्स हैं अगर इनके वेरिएंट्स अगर मौजूद हो तो जो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं बीटा सेल्स के सरफेस पे तो इनका प्रोडक्शन कम होता है और साथ ही वो वीक होते हैं। जो फंक्शन जो पहले करते थे ये दोनों रिसेप्टर्स तो ये वैसा फंक्शन नहीं करते हैं और साथ में नंबर में भी कम होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जब खाना खाने के बाद अचानक से जब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो जब जो दोनों हार्मोन्स जो है GLP-1 एंड GIP-1 ये दोनों जब जाकर के बाइंड होते हैं इन रिसेप्टर्स पे तो ये पहले की तरह काम नहीं करता है क्योंकि इसका जो जीन था वो वेरिएंट था। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है हेवी अमाउंट में होने वाला था तो वो कम हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो खाने के बहुत देर बाद तक भी क्या रहता है कि ज़्यादा ही रहता है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि GLP-1R एंड GIP-1R के जो जीन हैं अगर वो मतलब कि सही है नॉर्मल है तो उस वजह से जो रिसेप्टर्स भी है वो भी नॉर्मल और अच्छे से काम करता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का स्पाइक ज़्यादा होता है खाने के बाद तो जब उससे इस रिसेप्टर से जो है जब वो दोनों हार्मोन्स GLP-1R एंड GLP-1R जब बाइट होते हैं तो क्या होता है कि ये नॉर्मल काम करते हैं और इंसुलिन का जो सिक्रीशन है उसको बूस्ट कर देते हैं। तो इसका जो मेन जड़ है वो कौन सा है इन दोनों के जीन्स GIP-1R एंड GLP-1R के जो जीन्स हैं वो इन दोनों रिसेप्टर्स को फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मल अगर फॉर्मेशन अगर हुआ तो जो इंसुलिन का जो बूस्टर का जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल होगा और उससे जो ब्लड में ग्लूकोज का जो स्पाइक था वो नॉर्मल हो जाता है। और अगर इन दोनों रिसेप्टर्स के जो जीन्स होते हैं अगर उनके अलग वेरिएंट अगर मौजूद होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं और फंक्शन जो होता है उनका वीक होता है।
उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है, नहीं हो पाता है उतना। और उस वजह से क्या होता है कि अचानक से जो ब्लड में ग्लूकोज का स्पाइक ज़्यादा था, तो वो कम नहीं होता, मतलब कि बहुत लंबे समय तक वो वैसे ही रहता है। और हमने 3 देखे जीन्स, ये बहुत मेन थे। 2 और देखते हैं, ये भी बहुत मेन है। तो चौथा है पीपीए, आरजी एंड एफटीओ। पीपीए, आरजी एंड एफटीओ जो है, ये इनका रोल जो है, ये फैट के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और डिपोजिशन में होता है। जो जीन्स होते हैं, बॉडी के जो जीन्स होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर फैट का डिपोजिशन होना चाहिए, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कितना अमाउंट में होना चाहिए, तो ये जीन्स डिसाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों जो जीन है, तो इनका एक और फंक्शन है, पीपीए, आरजी एंड एफटीओ, ये 2 जीन है। तो एफटीओ का एक जो फंक्शन है, तो वो क्या करता है कि नॉर्मल केस में क्या करता है कि जो सटाइटी है, जो एपेटाइट, मतलब कि हमें भूख है या नहीं, हमने कितना खाना खाया, कब खाया, या हमारा जो जब खाना खाने के बाद जो हमें लगता है कि अब फुल हो गया, तो इसका जो है काम करता है एफटीयू। तो अगर इसके वेरिएंट अगर मौजूद हो तो ये सही से काम नहीं करता है। खाना खाने के बाद भी क्या होगा कि हमें लगेगा कि हमने खाया नहीं है, या हमें अभी और खाना है। तो ये एपेटाइट को कंट्रोल करता है। और इस वजह से क्या होता है कि जब और साथ ही साथ क्या करता है कि एफटीओ जो है, अगर इसके जो वेरिएंट अगर मौजूद हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खाने का जो इच्छा है, वो ज़्यादा कैलोरी वाले जो सब्सटेंसेस हैं, जो फूड्स हैं, तो उनके प्रति ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से जो है, अगर एफटीओ जीन का अगर वेरिएंट मौजूद हो, तो उस वजह से क्या होता है कि हम खाना तो खाते हैं, पर हमें लगता है कि हमने अभी फुल हमारा नहीं हुआ है, तो हम और खाना खाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे कि जो हाई कैलोरी वाले जो फूड्स होते हैं, तो उनके प्रति हमारा ज़्यादा झुकाव होता है। और साथ ही साथ ये जो एफटीओ है, ये डिसाइड करता है कि फैट का डिपोजिशन कितना हुआ है। मतलब कि अगर ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा, तो फैट का जो डिपोजिशन है, जो फैट्स है, वो कम एक्यूमुलेट होंगे, कम जमा होंगे। पर अगर इसके वेरिएंट अगर मौजूद होगा, तो फैट अनलिमिटेड तरीके से क्या है, और बहुत ज़्यादा तरीके से और जल्दबाजी में क्या होता है कि ये जमा होने लगते हैं, जिससे कि ओबेसिटी का केस अराइज होता है। और जो पीपीएआर चीज़ है, जो दूसरा जीन है, तो ये क्या डिसाइड करता है कि जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो कहाँ पर है, वो सबक्यूटेनियस है, स्किन के अंडर में, या फिर विसरल ऑर्गन्स के अराउंड। तो अगर मान लीजिए कि सबक्यूटेनियस के अंदर अगर फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैट जमा होते हैं, तो वो मतलब कि हार्मफुल नहीं होते हैं। उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो रिस्क है वो नहीं होता है। पर अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन, फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो अगर विसरल ऑर्गन्स के अराउंड हो, मतलब जैसे कि लीवर हो गया, किडनी, जो स्प्लीन हो गया, तो अगर इसके अराउंड अगर हो, तो जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं।
तो पीपीएआरजी जो जीन होते हैं, इसके जो जीन होते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि वेयर फैट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि कहाँ पर फैट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्किन के अंडर हुआ है सबक्यूटेनियस फैट या फिर विसरल फैट। तो ये बैलेंस करता है। अगर इसका काम हम देखें तो नॉर्मल केसेस में ये हेल्दी फैट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है कि कितना अमाउंट में होना चाहिए, ज़्यादा विसरल फैट ना हो। तो नॉर्मल अगर काम करे तो ये फैट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन डेंजरस सिचुएशन के लिए नहीं करता, मतलब कि ये मतलब बैलेंस तरीके से करता है कि कितना अमाउंट में होना चाहिए। पर अगर इसके अगर वेरिएंट मौजूद हो तो उस वजह से क्या होता है कि जो विसरल फैट जो होता है, जो विसरल ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी, लीवर, स्टमक, ये सब, तो इसके अराउंड क्या होते हैं कि जो फैट्स है वो ज़्यादा जमा होने लगते हैं, ज़्यादा स्टोर होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये डेंजरस फैट्स होते हैं। अगर विसरल फैट ज़्यादा हो गया तो ये डेंजरस होते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो विसरल फैट्स जो होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ओवरलोडेड हो जाए तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है, तो ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट और लीवर के अंदर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन और बीटा सेल्स को डैमेज करना, ये सारे जो कंडीशन से अराइज करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है वो डेवलप हो जाता है। तो ये था पीपीएआरजी, मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ये डिसाइड करता है कि बैलेंस तरीके से फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर इसके वेरिएंट मौजूद है तो ये उल्टा, मतलब कि विसरल फैट ज़्यादा होने लगते हैं। तो एफटीओ जो है ये क्या करता है कि एपेटाइट को कंट्रोल करता है। हमने खाना खाया, कब खाया, खाने के बाद हमें फूल का फीलिंग है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ एफटीओ जीन कंट्रोल करता है। और साथ में जो फैट का जो बैलेंस है, कितना फैट स्टोर है, कितना होना चाहिए, तो ये बैलेंस करता है। नॉर्मल तरीके में ये बैलेंस करता है कि फैट का डिपोजिशन कितना हुआ
और कितना होना चाहिए। पर इसका अगर वेरिएंट अगर प्रेजेंट होता है तो जो एपेटाइट है, भूख भूख का जो फीलिंग है वो ज़्यादा हो जाता है। खाना खाने के बाद भी लगता है कि अभी फुल नहीं हुआ है, तो और खाने का मन करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा कैलोरी का अगर खाएंगे तो फैट भी ज़्यादा होता है। और जो साथ में क्या करता है कि अगर इसका वेरिएंट मौजूद होता है तो जो ज़्यादा कैलोरी वाले जो डाइट्स होते हैं, फूड्स जो होते हैं, तो उसके प्रति हमारा ज़्यादा मतलब कि अर्ज होता है, हम ज़्यादा वो खाते हैं, जिस वजह से फैट जो है वो ज़्यादा स्टोर होता है। और साथ में क्या होता है कि ये नॉर्मल तरीके से जो फैट का डिपोजिशन करता था कि कितना फैट स्टोर था, कितना होना चाहिए, तो वेरिएंट के केस में क्या होता है कि ये जो फैट का डिपोजिशन है वो ज़्यादा और बहुत जल्दी तरीके से करता है। मतलब कि मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, नीड से ज़्यादा जो है वो फैट का डिपोजिशन करता है, जिस वजह से ओबेसिटी का केस राइज रहता है। और ओबेसिटी से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का केस जनरेट होता है। अंत में एक और बेंजीन वेरिएंट हम देख लेते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि जब इंसुलिन बाइंड होता है अपने रिसेप्टर्स से सेल के सरफेस पे, तो IRS1 एक प्रोटीन होता है सेल्स के अंदर जो कि सिग्नलिंग का काम करता है। तो जब नॉर्मल केस में जब इंसुलिन बाइंड होता है तो इसका ये सिग्नल जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। पर जब इसके जीन में वेरिएंट आ जाते हैं, IRS1 के जो जीन्स होते हैं जो इनको बनाते हैं, अगर इनके जीन में कुछ वेरिएंट आ जाते हैं या म्यूटेशन आ जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो IRS1 जो है वो वीक हो जाता है। मतलब कि पहले जैसे सिग्नल ट्रांसफ़र करता था इंसुलिन के बाइंड होने के बाद, तो वो सिग्नल अब मतलब कि उस तरीके से काम नहीं करता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सिग्नलिंग है वो कमज़ोर हो जाता है, और इंसुलिन इससे क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस अराइज हो जाता है। और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। तो अगर IRS1 के जीन में अगर वेरिएंट आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि IRS1 जो सिग्नलिंग प्रोटीन जो होता है वो वीक हो जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जो इसका फंक्शन है सिग्नलिंग का वो भी वीक हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस का केस अराइज होता है, और जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का डेवलप होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने छः टाइप्स के हमने देखे जीन्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के डेवलपमेंट में। तो उनमें से था TCF 7L2 जो था, ये इसके ये जो जीन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसे डायबिटिक जीन हम बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल केस में क्या करता है कि जो बीटा सेल्स का सर्वाइवल है
उसे मेंटेन करता है। मतलब कि अगर ये नॉर्मल तरीके से काम करें तो बीटा सेल्स का जो लाइफ है वो ज़्यादा होता है, और उस वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के जो डेवलपमेंट के जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं। साथ ही साथ इसमें रीजनरेशन का भी क्वालिटी होता है, जिससे कि अगर सेल डैमेज हो जाए, डाई हो जाए, तो ये दोबारा से उसे क्रिएट कर सकता है। और इसके अपोजिट अगर जो TCF7L2 का अगर जीन के अगर वेरिएंट प्रेजेंट हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो उनका जो लाइफ होता है, जो उनका सर्वाइवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि बीटा सेल्स शॉर्टली समय में ही डाई होने लगते हैं। दूसरा हमने देखा PDX फर्स्ट, PDX1। तो PDX1 जो जीन था, तो ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है जब वोम में जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय ये क्या करता है कि बीटा सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, बीटा सेल्स के बनने के लिए उसमें इसका रोल होता है। अगर PDX1 जीन अगर ना हो तो जो बीटा सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो होगा ही नहीं। तो इस वजह से अगर PDX1 के अगर जीन में वेरिएंट अगर आए, तो जब बीटा सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी समय से जो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और जो प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी डिलीवर होता है तो उसमें जन्म से ही क्या होता है कि जो बीटा सेल्स के जो नंबर है वो कम होते हैं, और आगे चल कर के जब ग्लूकोज का अगर लोड बढ़ता है, ग्लूकोज अगर ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये ओवर वर्क नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा बीटा सेल्स नंबर इनके है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स फेलियर होने लगते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है वो कॉन्स्टेंटली हाई रहता है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो है डेवलपमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से GIP1R एंड GLP1R जो जीन है, तो इसके वजह से ये क्या करता है कि दो रिसेप्टर्स बनाता है, बीटा सेल्स के सरफेस पे होते हैं ये रिसेप्टर्स। और इसका इम्पोर्टेंट रोल ये है कि जब खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है GLP1 एंड GIP1 दो हॉर्मोन्स, तो वो जब जा कर के बाइंड होते हैं इनके रिसेप्टर से, GLP1R एंड GIP1R रिसेप्टर से, तो क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो बूस्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा था खाने के बाद, ग्लूकोज स्पाइक ज़्यादा हुआ था, तो उसे मेंटेन करने के लिए जब ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो जो इंसुलिन का सिक्रीशन था वो बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि ग्लूकोज का जो स्पाइक है वो कम हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर GLP1R एंड GLP1R का जो जीन है, अगर उनमें वेरिएंट हो जाए तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, और नंबर में भी कम होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन सिक्रीशन का जो बूस्ट का जो फंक्शन था वो नहीं हो पाता है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि खाना खाने के बाद भी बहुत देर तक जो है ग्लूकोज का जो मात्रा ब्लड में है वो ज़्यादा ही रहता है। वो जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन था ज़्यादा मात्रा में अचानक से और स्ट्रॉन्ग तरीके से वो नहीं हो पाता है, जिससे कि जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा रहने लगता है। फिर हमने देखा PPERG एंड FTO, ये दोनों है जो जीन्स हैं, ये क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन है शरीर में, बॉडी में, तो वो कहाँ होना चाहिए। अ, अगर सबक्यूटेनियस फैट होता है स्किन के अंडर में तो ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता है। पर यही अगर जो PPRG का जो वेरिएंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो विसरल फैट होते हैं, विसरल ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट्स जमा होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि ये जो विसरल फैट्स जो हैं ये इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिस वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन का रेसिस्टेंट का केस अराइज हो जाता है। और साथ ही साथ जो लीवर्स हैं, लीवर सेल्स जो हैं, उनमें ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है।
ज़रूरत अगर ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा इनफ हो, ज़्यादा भी हो, तो भी क्या होता है कि इन इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स की वजह से जो लिवर के अंदर जो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो ज़्यादा ही रहता है। ये प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? तो ये पीपीआरजी जीन से हुआ। वो क्या किया कि उसकी वजह से जो फैट का जो जमाव था, जो फैट एक्युमुलेशन होता था, वो कहाँ होता था? विसरल ऑर्गन्स के अराउंड, जिससे कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज किए और उस वजह से क्या हुआ कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ। और साथ ही साथ इनके वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स हैं, तो उनको इनकी वजह से डैमेज होता है, बीटा सेल्स डैमेज होते हैं, जिस वजह से वो इंसुलिन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन कम करते हैं और अंत में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि IRS1 जो था, प्रोटीन जो है, जो इंसुलिन के सिग्नलिंग में काम करता है, तो इसके जीन में अगर डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो IRS1 होते हैं वो वीक होते हैं और उनका इस वजह से जो सिग्नलिंग है इंसुलिन का, वो भी वीक हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस देखने को मिलता है। तो इन सारे फैक्ट से ये साबित होता है कि जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने के लिए। और साइंटिफिक स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर जो हमने बात किया कि लगभग 400 जीन्स जो होते हैं, वो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस से रिलेट होते हैं, मतलब कि अगर उन जीन्स में अगर वेरिएंट या म्यूटेशंस होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलपमेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर इस तरीके के म्यूटेशंस या वेरिएंट अगर माता-पिता में से अगर किसी एक में हो, तो उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें ये चांस टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने का जो चांस होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस, जेनेटिक वेरिएंट होने का, वो लगभग 40% होता है। और यही म्यूटेशंस अगर पेरेंट्स में दोनों को हो, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें ये चांस जो होता है डेवलप होने का 70 से 90% होता है। और अगर जो ट्विन्स होते हैं, तो ट्विन्स में अगर किसी एक को ये प्रॉब्लम हो, किसी एक में ये जेनेटिक म्यूटेशंस वेरिएशंस हो, तो जो दूसरा है उसमें 90% के आसपास चांस होता है कि उसमें भी ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस डेवलप हो। तो इन सारे फैक्ट्स से मतलब कि यही साबित होता है कि ये भी जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक फैक्टर जेनेटिक म्यूटेशंस में है तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो भी, तो मेडिकेशन से, एक्सरसाइज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जो ग्लूकोज का जो मात्रा ब्लड में ज़्यादा रहता है, उसको वो मैनेज कर लेगा, जिससे कि हम नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें विसरल फैट ज़्यादा है, तो उसे कम करके भी जो इंसुलिन का सेंसिटिविटी और जो रेसिस्टेंट जो उसके वजह से एराइज होता है, तो उसे हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए और डाइट में जो चेंजेज है, उसे भी हम कंट्रोल करके इसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की जो डेवलपमेंट है, उसे हम रोक सकते हैं।